नमस्कार। राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला रचित दुलाई वाली कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। इस कहानी का प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 में हुआ। यथार्थवादी चित्रण, पात्रानुकूल भाषा और स्थानीय रंग दृष्टि से यह कहानी जो है महत्वपूर्ण है। श्री कृष्णलाल और राधा कृष्ण दास ने इसे पाश्चात्य कहानी की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। कहानी लेखिका ने साधारण घटनाओं के स्थान, चलन और यथार्थवादी चित्रण से इस कहानी को अत्यंत ही प्रभावशाली बनाया है। दुलाई वाली में लेखक का पूरा तजुर्बा जो है वह ध्वनित हुआ है। स्वाभाविकता और यथार्थ चिंतन के अतिरिक्त इस कहानी में कहीं भी रोमांचक विस्मय वर्णित नहीं है। इतना जरूर है कि तत्कालीन कहानियों की सबसे उपदेवता टेक्निक या कौतूहल रहा है जो दुलाई वाली में भी पाया जाता है। लेकिन कहानी लेखिका ने कौतूहल का भी अतिरंजन जरा भी नहीं किया है। स्टेशन पर पति के छूट जाने पर रेलगाड़ी में अकेले बैठी किसी भी स्त्री के प्रति वे सारी स्थितियाँ आज जो घटित हो रही है वो दुलाई वाली में घटित हुई है। दुलाई वाली कहानी के 3 खंड यथार्थ और उपादेयता का समन्वय करते हुए कहानीपन को बड़ी तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। चौथे खंड के अंत में कहानी की चरम सीमा का सृजन करके कहानी का समापन हुआ है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में इस कहानी शिल्प का दर्शन जो है दूसरी कहानियों में नहीं होता है। दुलाई वाली कहानी जो है एक तरह से रेलवे के सफ़र, और रेलवे के सफ़र में जब किसी का पति छूट जाता है तो उस समय उस स्त्री के मन में किस तरह की घटनाएं, मतलब किस तरह की परिस्थितियों या स्त्री के मन में किस तरह की मनोदशा होती है, उस मनोदशा का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। यानी एक तरह से स्त्री मनोविज्ञान और उस समय तत्कालीन समय में जो सफ़र में मतलब जो एक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति का चित्रण जो है कहानी कार बंग महिला ने किया है। कहानी लेखिका ने एक तरह से घटनाओं में जो कौतूहल जो है और उस कौतूहल को मतलब कहीं ज़्यादा नहीं कहीं कम नहीं, बड़े ही मनोयोग से यथार्थ ढंग से प्रस्तुत किया है। और उस समय की जो कहानी परंपरा में जो तमाम तरह के मानक थे उन मानकों का समावेश किया गया है। तो कहानी तकनीक, शिल्प के दृष्टिकोण से भी यह कहानी महत्वपूर्ण है। इस कहानी के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनका परिचय मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वंशीधर जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जो इलाहाबाद का निवासी है। वह सतर्क, बुद्धिशील तथा उत्साही व्यक्ति है। दूसरा जो पात्र है वह नवल किशोर है, जो वंशीधर का ममेरा भाई है, जो कि हंसमुख व्यक्ति है, जिसको मजाकिया कहा जाता है। तीसरे जो पात्र है उसमें जानकी देई है, वंशीधर की पत्नी तथा एक गृहस्थ महिला। इस कहानी के जो अन्य पात्र हैं, नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की सास, सीता जानकी देई की बहन, बंशीधर का साला, इक्के वाला, रेल यात्री और आदि। आज भी अगर आप रेल से सफ़र करते होंगे तो देखते होंगे कि किस प्रकार से लोग जब रेल में यात्रा करते हैं तो एक दिन के सफ़र में लोग परिवार की तरह जुड़ जाते हैं और पारिवारिक माहौल हो जाता है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं। लोग एक दूसरे को जो है अपने सामानों की रक्षा की जिम्मेवारी देकर स्टेशन पर उतरते हैं, आते जाते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। इस कहानी के कथ्य के संदर्भ में कहा जाता है कि
मतलब कहानी का प्रारंभ जो है, वंशीधर काशी के 10वां मेघ घाट पर स्नान करके अपने ससुराल जो है गुदौलिया अपनी पत्नी को लेने आए थे। तभी वंशीधर को तार मिला कि उनके ममेरे भाई आज ही रेलगाड़ी से इलाहाबाद जा रहे हैं। तो वंशीधर भी अपने भाई के साथ जाने हेतु जल्दी जल्दी ससुराल जाकर अपनी साली सीता को अपनी बहन को बुलाने के लिए कहते हैं। जरा आप समझिएगा इस बात को कि आजकल जो नेट में जो प्रश्न पूछता है उसमें पूछ देगा कि वंशीधर की साली का क्या नाम था, सीता। तो इस तरह से मेरे भाई का क्या नाम था, ये सब प्रश्न पूछ रहा है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये चीज़ अगर मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो आपको निश्चित ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो कहानी का प्रारंभ काशी के 10वां मेघ घाट पर स्नान करके अपने ससुराल गोदौलिया अपनी पत्नी को लेने आए। तभी वंशीधर को तार मिला कि उसके ममेरे भाई आज ही रेलगाड़ी से इलाहाबाद जा रहे हैं। तो वंशीधर अपने भाई के साथ जाने हेतु जल्दी जल्दी ससुराल जाकर अपनी साली सीता को अपनी बहन को बुलाने के लिए कहता है। वंशीधर की पत्नी जानकी देवी अपने पीहर से विदा लेकर पति के घर जाने की तैयारी करती है। जानकी देवी कहती है कि उसे उनके ममेरे भाई नवल किशोर के साथ जाने में डर लगता है, क्योंकि वह बहुत हंसी मजाक करते हैं तथा हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर देते हैं। वंशीधर तथा जानकी देवी इक्का, जिसको तांगा में बैठकर इलाहाबाद जाने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। वंशीधर मुगल सराय से लेकर इलाहाबाद तक जाने वाली रेलगाड़ियों में अपने ममेरे भाई नवल किशोर को खोजता रहता है, किंतु वह कहीं नहीं मिलता है। रेलगाड़ी चलते ही एक औरत जो घूंघट डालकर बैठी थी वो रोने लगती है, क्योंकि उसका पति स्टेशन पर ही रह गया तथा गाड़ी चल गई। तभी आसपास के लोगों ने उसे समझाने लगे और समझाते हुए वंशीधर कहते हैं कि यदि आप इलाहाबाद तक जा रहे हो तो हमारे साथ उतर जाना, क्योंकि हमारे साथ महिला भी है। तार मिल जाएगा तो आपके पति अपनी ट्रेन से आ जाएंगे। ट्रेन में बैठी आसपास की अन्य स्त्रियां ग्रामीण भाषा में उसे समझाती हैं। एक अन्य औरत दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। तभी कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताकती है। तो वंशीधर उसके चरित्र पर शक करते हैं। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे तो एक बुढ़िया भी उसके संग वहीं उतरी। वंशीधर जानकी देवी तथा उस घूंघट वाली महिला को उसी बुढ़िया की रखवाली में छोड़कर स्टेशन मास्टर से मिलने गए। आकर देखा तो दोनों स्त्रियां और बूढ़ी औरत गायब थे। वह चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा, जो वंशीधर ने उससे कहा कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतने में दुलाई में मुंह खोलकर नवल किशोर जो है खिलखिलाकर हंसने लगे। वे दुलाई उतार कर फेंकते हैं तो पता चलता है वे तो नवल किशोर ही हैं, जो बनारस से ही उनके साथ आ रहे थे। दोनों बहुत जोर से हंसने लगते हैं। दुलाई वाली कहानी जो है एक तरह से मनोरंजन प्रधान कहानी है। कहानी की कथा वस्तु बेहद साधारण है, लेकिन कहानी में पाठक को बांधते रखने की क्षमता है, जिससे कहानी में जिज्ञासा हमेशा बनी रही है। इस कहानी में तत्कालीन समाज परिस्थितियाँ, घटना, मानसिकता का यथार्थ चित्रण हुआ है। लोगों के दिनचर्या, रेल यात्रा, रेलवे स्टेशन का परिदृश्य, आसपास के जीवन का सजीव चित्रण, यथार्थ चित्रण करते हुए कहानीकार ने जो है अपनी कहानी में रोमांचकता या एक तरह से बोल सकते हैं कि रोचकता भरने का प्रयत्न किया है। साथ ही स्त्री पुरुष के सोच और मानसिकता का भी जिक्र इस कहानी में देखने को मिलता है। यह कहानी हास्य गुण से भी व्याप्त है, जिसमें देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से पश्चिमी पहनावे पर व्यंग और प्रहार किया गया है। एक तरह से बोलेंगे कि कहानी में ग्रामीण परिवेश के वर्णन के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं द्वारा नवल किशोर के बहू के बारे में वार्तालाप में नारी मनोविज्ञान को भी दर्शाया गया है कि नारी मनोविज्ञान
की क्या स्थितियाँ है, उसका भी चित्रण इस कहानी में है। अगर एक तरह से हम देखें तो कहानी में कहानीकार ने अपने रचना विवेक के माध्यम से, एक तरह से बोलेंगे कि कहानी की रचना मौलिक कल्पनाशीलता और कुशलता का परिचय देते हुए इस कहानी की सृष्टि की है। पूर्णतः मौलिकता और यथार्थ के धरातल पर यह कहानी गतिशील है और इस कहानी को जो है हिंदी की प्रारंभिक और उत्कृष्ट कहानियों में भी स्थान दिया जाता है। इस कहानी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो आजकल नेट में पूछता है वो हम आपको बोल देते हैं, ध्यान से अगर आप लोग सुन लेंगे वीडियो में तो आपको याद हो जाएगा। प्रथम पंक्ति है कि उसकी हंसी से और किससे हंसी उठ भी राह में अच्छे लगती है, उसकी हंसी मुझे नहीं भाती है। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रथम पंक्ति है इस कहानी की। दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था तो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं न, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाएंगे, बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने में भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देश में ही ना। ये दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसा ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठहरे स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। ये जो है तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की। चौथी महत्वपूर्ण कहानी है इस कहानी के कि पिछले कमरे में केवल एक स्त्री की फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी। कुछ नहीं बोली, कुछ कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भल घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। ये चौथी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की। पांचवी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि वंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। वह तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेरा होगा क्योंकि वह स्त्री वे टिकट है। लौट कर आए तो किसी को भी न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साहित्य में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू भी उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई में मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। ये पांचवी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की। छठी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं डेढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट धधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा।
फिर थोड़ा और देख ले, करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा तब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। ये जो है छठी महत्वपूर्ण पंक्ति है। और इस कहानी की आखिरी और महत्वपूर्ण पंक्ति है कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के भी प्राण निकल जाए तो इन्हें दया न आवे। ये जो है आखिरी महत्वपूर्ण पंक्ति है। और आपकी ये जो दुलाई वाली कहानी जो है आज हम समाप्त कर दिए। कोशिश करेंगे कि अब आपको लोगों को हर रोज़ एक वीडियो जो है कहानी का मैं दूँ, चूँकि अब एग्ज़ाम का शेड्यूल आने वाला है, बहुत जल्द ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम का शेड्यूल आने वाला है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल को अगर प्रमोट करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर अगर पूरा हो जाएगा तो फिर मैं ये लाइव आकर क्लास लेने लगूंगा। तो आप लोगों का जो निःशुल्क जो है नेट का जो क्लास हम ऑनलाइन लेते थे, उसको लाइव यूट्यूब पर लेने लगेंगे। और यूट्यूब पर लेने से जो है वह वीडियो सेव हो जाएगा और फिर आप उसको रिपीट करके भी उस क्लास को देख सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ये हमारे जो विद्यार्थी हैं, मेरे जो मतलब एक तरह से ऐसे विद्यार्थी जो मुझसे लाभान्वित होते हैं, और लगभग 1-2 साल से मैं लगभग 2 साल से मैं लोगों के निस्वार्थ भाव से सभी विद्यार्थियों के लिए वर्ग ले रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा वर्क करें और मेरे चैनल को प्रमोट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के विद्यार्थियों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका व्यू हो सके, कि तुरंत जो है चैनल मोनेटाइज हो। और मोनेटाइज होने के बाद जो है हम आपका वर्ग जो है वो ये लाइव में आकर ले सके। और लाइव में जब हम आपका वर्ग लेने लगेंगे तो आपका ये जो है वीडियो भी सेव होगा और आप लोग ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो मैं आप लोगों से यही मतलब एक तरह से आग्रह करूँगा कि आप लोग जो है चैनल को प्रमोट कीजिए और आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।